नाज़रीन, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब बड़े धमाकों की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें ईरान की बड़ी अहम तरीन जो ड्रोन फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया गया है। और इस हमले के साथ ये बात मजीद इस्टेब्लिश हुई है, इस बात को अब ज़्यादा मानना जा रहा है कि जो पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था वो महज एक हादसा नहीं था, बल्कि ये अटैक्स करवाए जा रहे हैं। और इसमें जाहिर बात है इजराइल के सिवा कोई ये अटैक करवा नहीं सकता है। निगोशिएशंस को अंडरमाइन करने के लिए जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हो रहा है, क्योंकि इससे इजराइल की मुकम्मल हेजेमनी चैलेंज हो जाएगी। इजराइल के जो सारे मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और इस मुआहिदे के बाद प्रेशर बहुत बढ़ेगा गजा के सीज़फायर के हवाले से। ये बात बिल्कुल तय है कि ईरान टॉक्स की कामयाबी के बाद जो है वो गजा का सीज़फायर भी हर सूरत के अंदर हो जाएगा। तो इसको सबटाज करने के लिए ये ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं। इजराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है या जिस तरीके से भी वो जिनका भी सहारा ले रहे हैं, ये अटैक्स उनकी तरफ से हो रहे हैं। इस हमले से ये बात और ज्यादा एस्टैब्लिश होकर सामने आई है। ईरान के अंदर इस वक्त क्या सूरत है, ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो आज़रबाईजान पहुंचे हैं और वहां पर उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बड़ा गैर मामूली दौरा हुआ है, ये भी आपके सामने रखेंगे। शाम के अंदर जंग इंटेंसिफाई हो गई है और सीरियन अथॉरिटीज की जानिब से दरूज के इलाकों के अंदर फोर्सेज जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर डिप्लॉय की जा रही हैं, क्योंकि खतरा यह है कि इजराइल की तरफ से किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। हम जानते हैं कि जो सूरत हाल इजराइल के खिलाफ डेवलप हो रही है, अब वो एक बड़ा फसाद यहाँ पर बर्पा कर देना चाहता है शाम, ईरान और बाकी जगहों के ऊपर। और एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस से पहले ये बात सामने आ चुकी है खुद फ्रांस के सदर की जानिब से, लेकिन अब खबर यह है कि बरतानिया भी इस तरह बढ़ रहा है। बरतानिया की जानिब से एक बड़ा इकदाम ये उठाया गया है कि फ़लस्तीनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लंदन इनवाइट किया गया है और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर उनको होस्ट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। दुनिया के दो बड़ों की मुलाकात हुई है और वो है रूस और चीन के वज़रा ख़ारजा, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से, अमेरिका को कन्फ्रंट करने के हवाले से ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, गजा, मिडल ईस्ट और यूक्रेन, ये सारे डिस्कस हुए हैं। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि चीन के सदर जो है वो 9 मई को रशिया की उस परेड के अंदर, उस तकरीब के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। ये कंफर्मेशन सामने आ रही है। 9 मई एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है वैसे रशिया के लिए, हर साल ही होता है। विक्ट्री डे मनाया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फतह के हवाले से। लेकिन इस 9 मई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस 9 मई की सिंबलिज्म एक तो यूक्रेन वॉर के हवाले से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से और ब्रिक्स, और देखें ना वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां पर बुलाया गया है और उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन की जाएगी। और चीन के प्रेसिडेंट बाकायदा इस डे के हवाले से वहां पर शरीक हो रहे हैं। तो एक सिंबलिज्म भी बहुत इसमें माने रखता है कि बताया जा रहा है कि अब ग्लोबल स्टेज के ऊपर सिर्फ यूनिलैटरलिज्म नहीं है, अब सिर्फ अमेरिका की हेजेमनी नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर कुछ और ताकतें जो है वो इमर्ज कर चुकी हैं। और बाकायदा अब देखें चाइना जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहा है, ये बाकायदा अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहा है। मिलिट्री माइट के बगैर अब भाई चाइना कह रहा है हम रेयर अर्थ मिनरल्स रोक लिए हैं, बाकी इकदाम उठा रहा है, तो ये मिलिट्री माइट के बगैर नहीं हो सकते। तो चाइना बाकायदा ग्लोबल स्टेज को संभाल चुका है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी बुनियादें रखी जा चुकी हैं। बुनियादें रखनी नहीं है, बुनियादें रखी जा चुकी हैं, उसके ऊपर अब इमारत तामीर हो रही है। लेकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियादें रखी जा चुकी हैं। ये तमाम कंट्रीज जो है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं कि इस ऑर्डर के साथ अब नहीं चला जा सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम रोज़ ये कहते हैं कि तारीखी वाक़यात हो रहे हैं और यकीनन ये तारीखी वाक़यात है, क्योंकि यहाँ पर तारीख लिखी जा रही है। हर रोज़ का जो वाक़या है, हर रोज़ की जो डेवलपमेंट्स हैं, वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो पूरी मतलब दहाई के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं, दहाइयों में ऐसे वाक़यात होते हैं जो एक एक दिन के अंदर हो रहे हैं। बिल्कुल एक आप यूँ कह लीजिए कि एक नई दुनिया जो है वो इस वक्त तश्कील पा रही है। तो चंद महीनों के अंदर हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, इसलिए एक एक दिन जो है वो बड़ा मानी खेज है। यहाँ पर बड़े फैसले हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक नौयत के फैसले हो रहे हैं। किसने किसके साथ चलना है, यूरोप ने क्या डायरेक्शन लेनी है, मिडिल ईस्ट ने किसके साथ चलना है, लॉन्ग टर्म में मतलब किसके साथ खड़ा होना फ़ायदेमंद होगा, ये मुल्क जो है वो फैसले कर रहे हैं, रीजन जो है वो फैसले कर रहे हैं और प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। प्रायोरिटीज़ मुल्कों के लिए बदल रही हैं। जो इससे पहले होता था कि इस डायरेक्शन में चलना है, ये मुल्क मुखालिफ है, ये हमारा हामी है, तो वो सारी चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि तरजीहात, इकोनॉमिक डिपेंडेंस वो बदल रही है, सिक्योरिटी के डायनामिक्स बदल रहे हैं। तो सब कुछ उस इन दो चीज़ों का, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के साथ सारी चीज़ें जो बदल कर रह जाती हैं।
تو اب اس نئی بدلتی دنیا میں ریپڈلی چینجنگ ورلڈ اس میں مڈل ایسٹ کو کیسے دیکھنا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا مستقبل کیا ہے، اور اس جارحیت کیا یہ اسی طرح سے جاری رہے گی؟ کیا ایسے ہی ہوگا کہ اسرائیل بچوں کو بھی مار دیا، عورتوں کو بھی لاکھوں شہید اور زخمی کر دیا، اور اس کے بعد اسرائیل ایک ہیجمونک پاور بن کر بھی مڈل ایسٹ میں بیٹھ جائے گا؟ کیا اس کا اختتام ایسے ہونے جا رہا ہے؟ تو مڈل ایسٹ کو ہم ایک نئی ریالٹی کے پہرائے کے اندر دیکھتے ہیں، ایک نئی ریالٹی جو انفولڈ ہوئی ہے اس کے پہرائے کے اندر دراصل اب مڈل ایسٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس پہرائے کے اندر، اس فریم ورک کے اندر نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس ڈائریکشن میں معاملات جا رہے ہیں۔ اب یہ جو نئی ریالٹی ہے ناظرین، یہ پچھلے 2 ماہ کے اندر انفولڈ ہوئی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے یورپ جو ہے وہ امریکہ سے الگ ہو رہا ہے، اور یورپ ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہاؤس کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ کے اوپر اب اس کے ریلائنس نہیں ہوگا۔ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یورپ کبھی بھی اب دوبارہ امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک پوری سینچری تھی جو گزر گئی ہے، اب یورپ کبھی بھی امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرنے والا۔ اب ان کی اپنی اکانومی، ان کی کرنسی، ان کی سیکیورٹی، اسلحہ، خود ٹیکنالوجی، وہ سارا بطور انڈیپینڈنٹ پاور ہاؤس۔ اب جب یورپ انڈیپینڈنٹ پاور ہاؤس کے طور پر سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو الائنسز بھی الگ سے بنانے ہیں، اس نے فورن پالیسی بھی الگ سے شیپ کرنی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ امریکہ جس جنگ میں گیا یورپ ساتھ کھڑا ہے، جس کے اوپر سینکشن لگائیں یورپ ساتھ کھڑا ہے، جس کو دشمن ڈکلیئر کر دیا یورپ ساتھ کھڑا ہے، لیکن اب نہیں ہے۔ امریکہ کا دشمن یورپ کا دشمن نہیں ہے، امریکہ کا دوست یورپ کا دوست نہیں ہے، کیونکہ یورپ اب ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہاؤس کے طور پر اب ان کو ضرورت ہے ریجنز کی، ممالک کی، اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ریجن ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ریجن ہے وہ مڈل ایسٹ ہے۔ مڈل ایسٹ کنیکٹڈ ہے یورپ کے ساتھ بذریعہ لینڈ بھی، اور مڈل ایسٹ جو ہے دیکھیں یہاں کی جنگیں براہ راست ان کو متاثر کرتی ہیں، یہاں سے انرجی ان کو جاتی ہے، اور یہاں پر ایک تو اس ریجن کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میڈیٹرینین سی کے ایک طرف یورپ ہے، دوسری طرف مڈل ایسٹ ہے، اور ہم نے ان تمام ڈیکیڈز کے اندر دیکھا ہے کہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہوا ہے اس سے یورپ اثر انداز ہوا ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں موجودہ تنازع کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کے لیے ون آف دا بگیسٹ سورس آف انویسٹمنٹ وہ مڈل ایسٹ بن گیا ہے۔ مڈل ایسٹ سے بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ وار میں یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ مارکیٹس کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے چیزیں بیچنی کہاں پر ہیں بھائی؟ بنا کر اپنے ملک میں تو نہیں بیچیں گے نا، تو کہیں تو جا کر بیچنی ہے۔ تو دیکھیے آپ کی مہنگی پروڈکٹس جو ہے وہ یوگنڈا میں تو نہیں بکنے والی، آپ کی مہنگی گاڑیاں جو ہے وہ نائجیریا میں تو نہیں بکنے والی، آپ نے کہاں پر آ کر بیچنی ہے؟ سعودی عربیہ خریدے گا نا، یو ای خریدے گا، قطر خریدے گا، کویت خریدے گا، بحرین خریدے گا، یہ سارے ریچ کنٹریز ہیں، یہاں سے انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہے، اور یہ آپ کی پروڈکٹس کو، مہنگی پروڈکٹس کو خریدنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس بڑی تبدیلی کے ساتھ مڈل ایسٹ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ انگیج کر رہا ہے مڈل ایسٹ سے۔ اچھا، اب جب یورپینز جا رہے ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کر رہے ہیں، اور اسرائیل درمیان میں نہیں ہے، اس سے پہلے کیا تھا، کیا پالیسی تھی؟ اسرائیل ہے، اسرائیل بتائے گا یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، اس کے ساتھ چلا جائے گا، اب یہ پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب جب یورپینز مڈل ایسٹ کے ممالک کے پاس جا رہے ہیں تو مڈل ایسٹ کے ممالک ان کے سامنے سب سے پہلے یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کا تنازع حل چاہیے اور یہاں پر سیز فائر چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک فلسطین کا تنازع حل نہیں ہوتا آپ موو آن نہیں کر سکتے، مڈل ایسٹ رکا ہوا ہے۔ آپ نہ انرجی کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کوریڈور بنے گا، بھائی پتہ نہیں آج سے 10 دنوں کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا بنے گا، آپ کہاں سے انرجی کوریڈور گزاریں گے؟ بھائی سیریا کے اندر جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں کہ ہم نے جی سیریا سے پائپ لائن گزارنی ہے، سیریا سے جنگ چھڑ جائے آج سے 10 دنوں کے بعد تو آپ کی پائپ لائن کدھر گئی؟ انویسٹمنٹس آپ کہیں انویسٹمنٹس کرنی ہے، ہم نے یہاں پر ٹریڈ روٹس بنانے۔ جب مڈل ایسٹ کا مستقبل ہی انسرٹن ہے تو آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ پھر ہم ایسٹ کے اندر دیکھتے ہیں دو سب سے بڑی پار جو ایمرج کر گئی ہیں، رشیا اور چائنا کی صورت میں، وہ بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں بہت ہائی لیول کے اوپر، اور پارٹنرشپ اور سارا ٹریڈ اور سارے معاملات۔ تو ان سے بھی جو مڈل ایسٹ کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے فلسطینی تنازع کا اب حل چاہیے۔ تو یہ ادھر ایک ایکویشن بن گئی ہے کہ باقی ریجن کو، باقی پاور ہاؤسز، دیکھیں کون سے پاور ہاؤس ہیں، چائنا، رشیا اور یورپی یونین، یہ پاور ہاؤسز ہیں، اور برطانیہ، تو یہ انگیج کر رہے ہیں مڈل ایسٹ سے الگ سے، اور آگے سے مڈل ایسٹ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اب یہ سارا معاملہ اسرائیل کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے،
वो डॉक्ट्राइन जो वायलेंस के ऊपर है, वो डॉक्ट्राइन जो हेजेमनी के ऊपर खड़ी है। तो इजराइल यहां पर जो है वो जंग छेड़ना चाहता है ताकि इस तमाम नई रियलिटी को रिवर्स किया जा सके। वो कैसे? देखिए, यहां पर अगर ईरान की जंग छिड़ जाती है और अमेरिका यहां पर आ जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल ये जंग चलेगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितनी रिजीम रहेंगी, गिर जाएंगी, कौन सा मुल्क रहेगा, खत्म हो जाएगा, प्यूटन रहेंगे। जाहिर बात है कि 15 साल के बाद कंफर्म तो नहीं कि प्यूटन ही यहां पर बैठे होंगे। अब रशिया की क्या डायरेक्शन होगी, चाइना की क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगी, तो ये इजराइल की कैलकुलेशन है कि इस तमाम चीज को वो रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए अब इम्तिहान ये है कि यूरोप और चाइना और रशिया ने जो मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं मैंने आपके सामने रख दिया है। उन्होंने हाथ से रोकना है इजराइल को इस बड़ी तबाही से, इस बड़ी जंग से, और सीज फायर करवाना, ये उनका इम्तिहान है। अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट जंग के अंदर ड्रैग हो ही जाएगा कभी ना कभी आने वाले महीनों के अंदर, और किसी के हाथ जो है वो कुछ नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो इस्लामी दुनिया का, अरब वर्ल्ड का, मिडिल ईस्ट का आपस में इत्तेहाद बढ़ेगा, बाकी दुनिया मजीद आकर कनेक्ट करेगी, तो इजराइल उतना ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज करेगा जंग छेड़ने के लिए। तो यानी जितना यूरोप मजीद इंगेज करेगा मिडिल ईस्ट से, चाइना रशिया मजीद यहां पर इन्वॉल्व होंगे, उतना इजराइल ज्यादा कोशिश करेगा यहां पर कॉन्स्पिरेसीज की और जंग छेड़ने की, क्योंकि इसमें उसकी मौत है, इसमें उसकी हेजेमनी की मौत है। हाँ, वो एक नॉर्मल हमसाया के तौर पर रह सकता है और इस ज़ायनिज़्म के बगैर वो यहां पर रह सकता है, लेकिन वो इसके बगैर रहना नहीं चाहता। तो इसलिए ये वाली सारी इक्वेशन जो बन रही है, ये उसकी मौत है, इसको रिवर्स करने के लिए जंग छेड़ देना चाहता है। तो यहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। तो इस तनाजुर के अंदर आप सूरत हाल को देख सकते हैं, और इसी तनाजुर के अंदर खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और अभी भी मजीद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिसाल के तौर पे ईरान के ऊपर अटैक हो गया, ईरान जंग की जो है वो उसकी तरफ मजीद मामलात बढ़ रहे हैं। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता और ना कभी होने देगा आखिरी हद तक कि ये मुज़ाकरात। अब देखिए, न्यूक्लियर साइट्स, इस्फहान के अंदर न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसके करीब एक्सप्लोजन हुआ है। मेजर एक्सप्लोजन एट डिफेंस फैक्ट्री इन ईरान, explosion at a company linked to the drone industry in इस्फहान सेंट्रल ईरान। यहीं पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके साथ ये फैक्ट्री है जहां पर ये अटैक हुआ है। इससे ये बात एस्टेब्लिश हो गई है। देखें, वो हादसा था, ये तो हादसा नहीं है, ये तो कंफर्म है ना। ये एक उनकी असलह फैक्ट्री के अंदर धमाके हुए हैं, ये कोई हादसा नहीं है। और इसने पिछली बात को मजीद तकवीत दी है कि इजराइल सबोटाज ऑपरेशन कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है, बरह रास्त जाकर स्ट्राइक इसलिए फिलहाल नहीं कर रहा कि ताकि नैरेटिव उसके पास फिलहाल रहे। वो कहेगा देखो हम तो अटैक कर ही नहीं रहे, लेकिन जब ये साबित हो जाएगा तो ईरान तो अटैक कर देगा इजराइल के ऊपर। तो वो यहां पर प्रोवोकेशन कर रहे हैं, इन अटैक्स के जरिए प्रोवोक कर रहे हैं ईरान को, ताकि वो अटैक करे इजराइल के ऊपर और इजराइल के पास फिर डायरेक्ट स्ट्राइक का जवाब आ जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये उनके अब देखिए, स्पेन के ऊपर जो कल साइबर अटैक हुआ है उस पर अब ये भी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि क्या ये इजराइल ने किया है। ये सबसे बड़ा साइबर अटैक था, पूरा मुल्क उनका पावर कट हो गई, और इसने बताया कि साइबर वॉरफेयर कितनी खतरनाक होने वाली है। पूरे मुल्क से बिजली गायब हो गई, और ये स्पेन की बात कर रहे हैं, और स्पेन ने चूंकि कैंसिल किया है इनका लाइसेंस, तो इसलिए ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि क्या ये इजराइल ने किया है। पहले तो सबसे पहले तो यही हुआ कि रशिया ने किया होगा, लेकिन अब ये भी बातें चल रही हैं कि इजराइल ने किया। और आप देखिए ईरान से क्या खबर मजीद आई है। ईरान ये कह रहा है कि 2024 के अंदर, आज उन्होंने इंकशाफ किया है, 2024 के अंदर हर तीसरे दिन उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। पूरा साल ये सिलसिला चलता रहा है, आज उन्होंने इंकशाफ किया है। एजेंसी कोटिंग द ईरानियन ऑयल पाइपलाइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, वी रिकॉर्डेड एन अटैक एवरी 3 days ऑन द कंपनीज लाइंस लास्ट ईयर। 2024 के अंदर टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं और जो उनकी ऑयल पाइपलाइंस हैं, उनके ऊपर हर तीसरे दिन अटैक होता रहा, और ये सिलसिला पूरा साल चलता रहा। इस लेवल की लड़ाई जो है वो जारी है। ये पिछले साल की इंटेंसिटी थी, इस वक्त क्या इंटेंसिटी होगी। 24 और जो है ये साइबर वॉरफेयर जो है वो जारी है, और कितनी खतरनाक हो सकती है ये स्पेन के अंदर हमने देख लिया है। इसके अलावा ईरान नाज़रीन अपनी ताकत को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। अभी अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी हुई, अब ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो अजरबैजान पहुंचे, और अजरबैजान नेबरिंग कंट्री है, और ये पहला दौरा है क्योंकि इब्राहिम रईसी जब शहीद हुए थे तो वो अजरबैजान ही से वापस आ रहे थे। पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है, इन तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अजरबैजान से ऑयल इजराइल को आता रहा है सारा मामला, लेकिन आप इन मुल्कों से इंगेज करेंगे तो इजराइल के कैंप से इनको निकालेंगे। तो यही विजडम का तकाजा है। प्रेसिडेंट अनवील्स प्लान फॉर ईरान अजरबैजान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उधर जो है वो
आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट अभी दौरा करके आए हैं चाइना का, जहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। उसके बाद ये ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं। और इंक्रीजिंग ट्रस्ट एंड ओपनिंग न्यू हॉराइजन्स फॉर कंप्रीहेंसिव साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इन तमाम डायनामिक्स के अंदर हैव एग्रीड ऑन अ रोड मैप टू स्ट्रेटेजिक एंड कंप्रीहेंसिव कोऑपरेशन। The visit contributes to the strengthening of the trust। तो ये आज़रबाईजान वाली बड़ी डेवलपमेंट है, और यही मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें इजराइल के खिलाफ जा रही हैं। देखिए तमाम मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, यहां पर इजराइल की बदमाशी नहीं चल सकती है, इसलिए वो एक ऐसी जंग छेड़ना चाहता है कि देखें ईरान की इस्लामिक रजीम बैठी हुई है, अगर यहां पर इजराइल की गवर्नमेंट आकर बैठ जाए, उसकी हिमायती जो वो प्लांट करेंगे, तो देखिए सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ये उनके कैलकुलेशन के अंदर है, ये उनका प्लान है। और ईरान के प्रेसिडेंट ने दौरा भी किया है उस पोर्ट का जहां पर धमाके हुए, और वहां पर रशियन एयरक्राफ्ट खड़े हैं और उन्होंने हिस्सा भी लिया इसके अंदर। और ईरान के स्पीकर ये कह रहे हैं कि अगर अटैक हुआ, विल इग्नाइट अ पाउडर कैच दैट विल एक्सप्लोड द एंटायर रीजन। ईरान के जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि पूरा रीजन एक्सप्लोड हो जाएगा। तो ये ईरान के हवाले से सीरिया में जो वॉर है वो इंटेंसिफाई हुई है। खबरें आई कि दरूज पर हमला हुआ है और सीरियन अथॉरिटीज ने किया है। सीरियन अथॉरिटीज के भी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि हमने अटैक नहीं किया, बल्कि ये ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, हम तो उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं रुकवाने के लिए। लेकिन इजराइल से और दरूज कम्युनिटी ये कह रही है कि हमारे ऊपर सीरियन अथॉरिटीज ने हमला किया है। तो आप समझ रहे हैं कि ये मामला कितना सेंसिटिव है कि दरूज कह रहे हैं सीरियन अथॉरिटीज ने किया, इजरायली मीडिया कह रहा है सीरियन अथॉरिटीज ने किया, सीरियन अथॉरिटीज कह रही हमने नहीं किया। लेकिन जो भी है, सीरियन अथॉरिटीज ने जो जमाना का सिटी है वहां पर इंटेंस डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू कर दिया, और बाकी दरूज एरियाज के अंदर इंटेंसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनल एंड डिफेंसिव फोर्सेस अराउंड जरमाना इन द कंट्री साइड ऑफ दमास्कस टू प्रिवेंट क्लैशेस, ये जनाब हुआ है। तो यहां से मामला जो है वो किसी भी रुख इख्तियार कर सकता है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपके सामने इक्वेशन रखी, उसकी बेहतरीन मिसाल सीरिया देखिए। सीरिया में बरतानिया का इंटरेस्ट क्या है, यूरोप का इंटरेस्ट क्या है, रशिया, चाइना, टर्की और रीजन का इंटरेस्ट क्या है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज होना चाहिए। और इजराइल का इंटरेस्ट क्या है, द ओनली पावर इन द वर्ल्ड, इजराइल, मतलब उसका इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, बाकियों का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। तो यूरोप से भी अब इजराइल के मफादात टकरा रहे हैं। इजराइल वाकईतन अब वेस्ट के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। उसकी सिर्फ वन लाइनर यह है कि 100 साल वेस्ट ने इजराइल को दिए कि जाओ फलस्तीनियों को जो करना है करो, लेकिन यहां पर इस इशू को खत्म करो। खत्म से मुराद यह है कि फलस्तीनियों को खत्म कर दो ना, फलस्तीनी खत्म तो इशू भी खत्म, ठीक है ना। लेकिन इजराइल जो है वो फलस्तीनियों को खत्म नहीं कर सका है, तो अब उनको मजीद इजराइल खत्म तो करना चाहता है, उसके नतीजे में मजीद जंगें छिड़ेंगी, और मजीद जंगें जो है वो अब वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बुनियादी बात है। इसमें ना कोई वेस्ट को हमदर्दी हो गई है, ना उनको अपनी कोई नदामत हुई है कोई पिछले 100 साल के ऊपर कि हमने ये यहाँ पर फलस्तीनियों के साथ क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक लेवल की तब्दीली आ गई है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर तब्दीली आ गई है, चाइना राइज कर गया है। ये सदी का सबसे बड़ा फिनोमेना है। तो पहले इकोनॉमी किसके हाथ में होती थी, वेस्ट के हाथ में होती थी, वो अब नहीं है। टेक्नोलॉजी उनके हाथ में होती थी, वो अब नहीं है। तो ये सेंचुरी का जो सबसे बड़ा फिनोमेना है, चाइना का राइज करना, ये सारी चीजें बदल रहा है। तो इसलिए या तो ऐसा होता ना कि इजराइल फलस्तीनी कॉज को खत्म कर चुका होता तो फिर मसला नहीं था, लेकिन अब इजराइल फलस्तीनी रियासत भी नहीं चाहता, फलस्तीनी कॉज को उसी तरह से खत्म भी करना चाहता है। उसके लिए मजीद जंगें चाहिए, और वो मजीद जंगें जो वो वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी सी बात है। अब आप देखिए कि मजीद कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है। तारीख लिखी जा रही है। यहाँ पर फ्रांस से खबर आई और उन्होंने कहा कि और भी यूरोपीय ममालिक होंगे, और आज बरतानिया से खबर आ रही है। देखें अभी रिसेंटली, इसलिए हम एक एक चीज के ऊपर नजर इसलिए रखते हैं, बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर ओमान पहुंचे, और ओमान के बाद कतर, और कतर क्या स्टेटमेंट्स आई फलस्तीनी रियासत और सीज़फायर। उसके बाद जो बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बुला लिया है फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर को, और फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जो है वो बरतानिया बढ़ रहा है। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। स्टारमर टू होस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लीडर एंड शो स्टेडफास्ट सपोर्ट, यरूशलेम पोस्ट। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू होस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीएम इन लंदन। और ये यूएई का बड़ा मीडिया द नेशनल, यूके वॉज टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन एज पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर मीट्स स्टारमर टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट। बरतानिया जो फलस्तीनी रियासत को, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वी आर अर्जेंटली
advancing Palestinian statehood as a key part of two-state solution, the only path to lasting peace and Israelis and Palestinians. तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं फलस्तीनी रियासत की तरफ. UK Palestinian Authority sign MOU to boost two-state efforts. UK and Palestinian Strategic Cooperation Memorandum of Understanding. कौन सा cooperation? Strategic Cooperation की हम बात कर रहे हैं. UK और इनके दरमियान साइन हुआ है. We are boosting our support to the Palestinian people and working in partnership to reform and empower the Palestinian Authority. अच्छा, ये जो मौजूदा बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने बारे में ये कह चुके हैं कि ये बहुत बड़े एक ज़ायनिस्ट है. ठीक है, इन्होंने अपने बारे में क्लेम किया कि ये बहुत बड़े ज़ायनिस्ट है. ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अब इनवाइट किया है और अभी दौरा करके गए हैं, इनसे पूछा गया कि क्या इजराइल जेनोसाइड कर रहा है. इन्होंने कहा नो, इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा. तो बात करने का जो बात समझने वाली है वो ये है कि यूरोप कोई ना ये चाहता है कि यहां पर कोई उनको हमदर्दी है कि फलस्तीनियों को राइट्स मिलने चाहिए, ना उनको कोई एहसास निदामत हुआ है, ना वो कोई ये इरादा रखते हैं कि इजराइल यहां पर खत्म हो जाएगा, ना वो कोई ये इरादा रखते हैं कि इजराइल के क्राइम्स की उनको सजा दी जाए. ऐसी कोई बात नहीं है. बात मैंने बुनियादी जो आपके सामने रखी है कि रियलिटीज बदल गई हैं. देखिए, जब रियलिटीज बदल जाती है ना तो फिर बड़े से बड़ा इत्तेहादी भी आपके हाथ से आपको छोड़ना पड़ता है या आपको उस दायरे के अंदर लेकर आना पड़ता है. इजराइल ने यहां पर बदमाश बना रहा है, तो वो बदमाशी अब या तो दायरे के अंदर रहेगी, ये ज़ायनिज़्म यहां से खत्म होगा. बदमाशी वाला इजराइल यहां पर नहीं रह सकता. बुनियादी बात यह है क्योंकि यूरोप ने अपने सर्वाइवल देखना है, अपनी इकोनॉमी देखनी है, अपनी सिक्योरिटी देखनी है, और इसमें मकरूज तरीन ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते मजीद जंगों को. दैट्स ऑल, बस ये बात है. इसमें ये कोई बात नहीं है कि हम कह रहे हैं फिलिस्तीनियों से उनको कोई हमदर्दी हो गई. वो आज भी चाहेंगे कि यहां पर ग्रेटर इजराइल बने, लेकिन आप नोट करें कि 100 साल पीछे गुजर चुका है. इन्होंने इजराइल के तमाम क्राइम्स को डिफेंड किया है, कवर किया है. इनके अपने लोग यहां पर इनके नेशनल मारे गए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. ठीक है, तो लेकिन आज रियलिटीज नहीं है इनके हाथ में, बदल रही हैं और इनको बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ रहा है. इसलिए आज जब इजराइल की सारी जंग ये है कि फलस्तीन का नाम ही कहीं पर बाकी ना बचे, वो फलस्तीनी प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं. मुझे बताइए कि 100 साल तो ओवरऑल हो गए इस तनाज़े को चलते हुए, और 48 में ये कायम हुआ, तो ये 77 सालों में इनको ख्याल नहीं आया कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना है. 77 सालों के अंदर क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त ताकत के जरिए उन्होंने इस बात को दबा के रखा कि इजराइल एक्सपैंड करता गया कि इजराइल मुकम्मल कब्जा कर लेगा. वो नहीं कर सका. इजराइल फेल हो चुका है, ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, और ये अपना आखिरी टाइम इस वक्त देख रहा है. देखिए, जो कॉलोनीज वायलेंस बढ़ाती जाती हैं, फिर एक टाइम में वो अपने फेस के ऊपर एक्सप्लोड हो जाती हैं. ये कॉलोनी इसी तरह से अपने आप के अंदर एक्सप्लोड होने जा रही है. दैट्स ऑल. दुनिया के दो बड़ों की मुलाकात हुई है, और मुलाकात कहां पर हुई है? ब्राजील के अंदर हुई है. और चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, संजीदा तरीन शख्सियात, संजीदा तरीन लीडरशिप, ब्राजील में मीटिंग हुई है. और ब्राजील के अंदर क्यों हुई है? जुलाई में ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है. वेरी वेरी अनयूजुअल. ब्रिक्स का समिट जो है, इससे पहले रशिया में हुआ, और कितनी बड़ी तब्दीलियां आई, जिसमें ये पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं. और ब्रिक्स ने कल जो अनाउंसमेंट आई कि हम जो है वो न्यू करेंसी की तरफ जा रहे हैं. तो ब्राजील में जुलाई में ये समिट होने जा रहा है. तो इस सिलसिले में ये सारी लीडरशिप वहां पर पहुंची है, तो उसमें मुलाकात हुई, और जो बातें वहां से सामने आई हैं, दैट्स ओवर. और पिछला ऑर्डर जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है. इसमें अब कोई दूसरी बात नहीं. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मीट्स रशियन काउंटरपार्ट इन ब्राजील, वॉज टू अपहोल्ड यूएन चार्टर एंड डिफेंड मल्टीलेटरलिज्म. 2-4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखूंगा, और एक एक बात सुनने वाली है. वो कह रहे हैं कि हम एक तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन within the BRICS framework in face of intense competition between unilateralism and multilateralism. यूनिलैटरलिज्म से मुराद यह है कि अमेरिका एक इकलौती सुपर पावर है. मल्टीलैटरलिज्म यह है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, बल्कि चाइना एक पावर है, यूरोपीय यूनियन एक पावर है, सऊदी अरेबिया या टर्की या ईरान को एक पावर है, और इंडिया जैसे मुल्क एक बड़ी पावर हो सकते हैं. तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ 5, 7, 8 पावर सेंटर्स, ये मल्टीलैटरलिज्म है. इंटेंस कंपटीशन वो कह रहे हैं इस वक्त शुरू हो चुका है, इंटेंस फाइट शुरू हो चुकी है. और हम वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन इनकी सरपरस्ती के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं.
फॉर मेंटेनिंग द हाई लेवल परफॉर्मेंस ऑफ चाइना रशिया रिलेशंस, इनकी सरपरस्ती के अंदर ये आगे बढ़ रहा है मामला। इंटेंस कंपटीशन बिटवीन यूनिलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म एंड द स्ट्रगल लाइन बिटवीन हेजेमनी एंड एंटी हेजेमनी। एक एक लफ्ज जो है वो हमें तारीख बता रहा है, वो बता रहा है कि ये सेंचुरी अब आगे कैसे चलेगी, वो बता रहा है कि दुनिया कैसे बदलने जा रही है, दुनिया गुलामी से निकलने जा रही है, कम से कम जो अमेरिकी गुलामी थे उससे दुनिया की निजात होने वाली है। हेजेमनी की यानी अमेरिका अपनी हेजेमनी को कायम रखना चाहता है, उसके खिलाफ स्ट्रगल जारी है, यानी एंटी हेजेमनी की स्ट्रगल प्लेइंग आउट ग्लोबली, और ये फिनोमेना पूरी दुनिया में हो रहा है। द यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज आर शोइंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू। और इस एंटी हेजेमनी स्ट्रगल में ब्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है और ब्रिक्स ममालिक अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है, तो ईरान पर हमला ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी नेटो मुल्क पर हमला कर दिया। ये मैं आज की आपको रियलिटी बता रहा हूं। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड एसेंशियल फॉर रशिया एंड चाइना टू मेंटेन क्लोज इंटरेक्शन, ये उनका एलामिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो खुद ये बात बयान कर रहे हैं कि दुनिया किस तरह तब्दील हो रही है रैपिडली। चाइना टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ हाई लेवल एक्सचेंज बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द स्टेट एंड टू सपोर्ट ईच अदर इन होस्टिंग commemorative events marking the 80th anniversary of the victories of Soviet Union। ये मुलाकात होने जा रही बहुत हाई लेवल के ऊपर। चाइना के प्रेसिडेंट शिरकत कर रहे हैं। 9 मई की जो परेड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कंफर्म इन्होंने कर दिया कि वो शिरकत करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये दिन होगा। They also exchange views on the Iranian nuclear issue, the Korean Peninsula nuclear issue and other international and regional concerns। तो ये दुनिया की क्या रियलिटीज बदल रही हैं, उस पैराए के अंदर इजराइल की क्या डॉक्ट्राइन है और उस डॉक्ट्राइन के साथ वो फना होने जा रहा है। वो इस नई रियलिटीज को अपने घमंड की ऐनक उतार कर नहीं देखना चाहता है। वो यही देख रहा है कि एयर सुपीरियरिटी हमारे पास है, तगड़ी तरीन फौज हमारे पास है, उसका हशर वैसे गजा में सबने नहीं, लेकिन उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, डॉलर हमारा चलता है। तो ये लूले लंगड़े और ये मुसलमान मालिक जो अभी तक एक पानी का गिलास हमारी मर्जी के बगैर गजा में नहीं भेज सकते, ये हमसे क्या लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई सिर्फ यहां पर नहीं हो रही, वो एरोगेंस के अंदर ये भूल गए हैं कि उनका क्याम तो एक ग्लोबल ऑर्डर की मरहूने मन्नत है। वो उनकी अपनी हैसियत क्या है। आज अमेरिका हाथ हटा दे तो जैसे हम कहते हैं सिर्फ चंद दिन लगेंगे, सिर्फ चंद दिन की बात है। तो उनका मरहूने मिन्नत वो कोई खुद से कुछ नहीं है, एक ग्लोबल ऑर्डर की मरहूने मिन्नत है उनका क्याम। तो जब वो ग्लोबल ऑर्डर ही बदल रहा है तो वो नहीं रह सकते, चाहे उनके पास टैंक हो, चाहे उनके पास न्यूक्लियर हो, चाहे। और मिडिल ईस्ट अब जरूरत बन गया है यूरोप की, रशिया की, चाइना की। रशिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो ये मिडिल ईस्ट उनकी जरूरत बन गया। और मिडिल ईस्ट जो फलस्तीनी कॉज को कॉर्नर कर चुका था, इनको कोई जरूरत नहीं थी फलस्तीनी रियासत की, ये इससे आगे मूव ऑन कर चुके थे। लेकिन इस जंग ने इनको मजबूर किया है और इनको समझ आई है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर ये कोई चीज तय कर ही नहीं सकते। ये 5-7 साल एक फैसला करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे अब्राहम अकॉर्ड है 2017 में हुआ और 2023 के अंदर अटैक हुआ, 6 साल ये मामला चला। तो ये इस तरह की कोई चीज तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग पीस यहां पर नहीं कर सकते। और जहां पर लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं होता वहां पर लॉन्ग टर्म मंसूबे नहीं बनाए जा सकते कि 100 साल ये मंसूबे होंगे, यहां से एनर्जी कॉरिडोर्स होंगे, यहां ट्रेड रूट बनेगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बुनियादी जरूरत है। दुनिया ने चलना है मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट नहीं चल सकता जब तक फलस्तीनी रियासत न बने। ये बॉटम लाइन है। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।